हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। सो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अगले चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं धर्म क्या होता है। धर्म को क्या कह सकते हैं? विश्वासों का समूह है। क्या धर्म विश्वासों का समूह है या कर्तव्यों का तत्व है, कर्तव्यों का निर्धारण करने वाला तत्व है, या कह सकते हैं अंधविश्वासों का पुंज है। मतलब आप धर्म को विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। कोई धर्म को ईश्वर से जोड़ सकता है और कोई धर्म को मनुष्य के कर्तव्य से जोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हम केवल बात करेंगे कि जो एक सर्वमान्य परिभाषा है वो क्या धर्म की होती है। तो सर्वमान्य परिभाषा को जानने के लिए हमें धर्म के तत्व को जानना जरूरी। तो धर्म के कुछ तत्व उनको जान लेते हैं। पहला तत्व यह है कि धर्म को अलौकिक शक्ति में विश्वास करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कह सकते करना चाहिए, मतलब कोई भी धर्म है तो उसमें अलौकिक शक्ति का विश्वास होगा ही, यानी कि वो ईश्वर के बारे में कम से कम होगा ही। ठीक है, बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर। दूसरा तत्व है वो जो सुपर नेचुरल पावर होगा वो मनुष्य के अनुकूल होगा, मनुष्य के प्रतिकूल नहीं होगा। ठीक है, अगला तत्व है इसका कि पवित्रता की धारणा। धर्म में पवित्रता अपवित्रता की धारणा होती है। धर्म में पाप तथा पुण्य की भी धारणा होती है। कोई भी धर्म उठाएंगे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हाँ उसमें पाप और पुण्य का धारणा अवश्य है। अगला तत्व है कि धर्म में मोक्ष का लक्ष्य रहता है। सभी लोग चाहते हैं कि जो जन्म मरण का चक्र है उससे परे एक क्या परमानंद की स्थिति को प्राप्त किया जाए। ठीक है, और धर्म में क्या धर्म में इमोशन को क्या जो संवेगात्मक भावनाएं हैं वो भी क्या है धर्म के तत्व। तो ये कुछ तत्व हैं जो लगभग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर धर्म का वर्गीकरण करें तो धर्म को तीन भागों में, पूरे विश्व के धर्म को तीन भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला धर्म है उसको बोलेंगे निर्जातीय, क्या इथनिक रिलीजन। इथनिक रिलीजन उसे बोलते हैं ऐसा धर्म जो केवल जन्म से ही आप उसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उस धर्म में कहीं ऐसा कोई वो मेथड नहीं है जिससे कि आप उस धर्म को बदल कर कोई दूसरा धर्म या कोई दूसरा व्यक्ति उस धर्म को अपना ले, ऐसा कोई मेथड उसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो उस धर्म को क्या बोलते हैं, निर्जातीय धर्म। जैसे हिंदू धर्म क्या है, निर्जातीय धर्म। इसको कोई जन्म से ही प्राप्त कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर कह सकते हैं दूसरे धर्म का वो इसमें आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इस धर्म में कभी ये नहीं बताया कि इस धर्म में आपको ऐसे आना है, क्योंकि ये प्राकृतिक धर्म है इसलिए इसको निर्जातीय धर्म बोला जाता है। दूसरा निर्जातीय धर्म में आता है यहूदी धर्म। क्या यहूदी धर्म जो कह सकते हैं इजराइल में मुख्यतः इस समय। अगला है शिंतो धर्म जो जापान में है, और चीनी धर्म जो चीन में है। अब अगला जो धर्म है धर्म का वर्ग है उसको जनजातीय धर्म बोलेंगे। जनजातीय धर्म मतलब इसमें जीववाद, सायनवाद और अधार्मिक, यानी आप इसको ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये ऐसा धर्म है जो वर्तमान समय में जनजातियों द्वारा क्या अपनाया जाता है और इसमें जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका पूजा किया जाता है। अगला धर्म है सार्वभौमिक धर्म। सार्वभौमिक धर्म मतलब कि कोई भी ऐसा धर्म जिसको आप अपना सकते हैं, जब चाहे तब अपना सकते हैं, इनको सार्वभौमिक धर्म बोला जाता है। जैसे ईसाई, आप ईसाई बनना चाहें ईसाई बन जाइए, इस्लाम बनना चाहिए बन जाइए, बौद्ध बनना चाहिए तो बन जाइए, यानी कि आप उसको क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसमें विधा बताई गई कि आप बौद्ध धर्म कैसे अपनाएं, इस्लाम धर्म कैसे अपनाएं या ईसाई धर्म कैसे अपनाएं। ठीक है, ये तीन भाग हैं धर्म। अब विश्व में कितना % किस धर्म का है इसका जनरल व्यू होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है वो ईसाई है, 32% लगभग कम से कम ईसाई है। दूसरा जो है वो इस्लाम है, दूसरा धर्म इस्लाम है, यानी कि मुसलमान, ये 23% या 24% कम से कम है। चौथा जो धर्म है वो नास्तिक का है। नास्तिक का मतलब ऐसा धर्म जिसको
जो ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे लोग कह सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। और चौथे नंबर पर हिंदू धर्म आता है, 14%। ठीक है, ये विश्व स्तर की बात है। अब भारत में अगर देखेंगे तो भारत में भी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म पाए जाते हैं भारत में, तो उनका कैसा परसेंटेज है ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है, ये सामान्य सी बात है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, ये भी सामान्य सी बात है। लेकिन तीसरे नंबर पर कौन सा धर्म है, ये सबको कंफ्यूजन रहता है। तो तीसरे नंबर पर ईसाई है। क्या? तीसरे नंबर पर ईसाई है, चौथे नंबर पर सिख है, और पांचवें नंबर पर बौद्ध है। सबसे लास्ट में आता है पारसी धर्म। क्या? पारसी धर्म। पारसी धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? पारसी धर्म का जन्म ईरान में। क्या? ईरान में हुआ था। ये पूरे विश्व में केवल भारत में ही पारसी धर्म बचा है और कहीं भी पारसी धर्म नहीं है। तो भारत की सहिष्णुता का तो आपको साक्ष्य मिल सकता है यहाँ पर। अब चीनी धर्म, चीन में कौन सा धर्म पाया जाता है? चीन में तीन धर्म, हम कह सकते हैं तीन धर्म पाया जाता है। पहले को हम बोलेंगे क्या? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस धर्म। अब कन्फ्यूशियस में कौन थे? कन्फ्यूशियस आप कह सकते हैं कि ये चीन के शासक थे। ये 551 बीसी की बात है, और इन्हीं के कह सकते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में इस धर्म का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है। दूसरा धर्म पाया जाता है ताओ, ये भी शासक थे, लाओ त्से, इन्होंने चीन में इस धर्म को। और तीसरा धर्म चीन में पाया जाता है बौद्ध। बौद्ध, ठीक है, यानी कन्फ्यूशियस, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म। और तीनों धर्म एक दूसरे से इतना मतलब इंटर रिलेटेड हो गए हैं कि वहां पर ये पहचानना आसान नहीं होता कि कोई कन्फ्यूशियस कौन है या ताओ कौन है और बौद्ध कौन है। ठीक है। जापान में हम लोगों ने देखा है शिंतो धर्म है। शिंतो धर्म क्या? सूर्य को अपना आराध्य देव मानते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा केवल धर्म के बारे में जो स्पेशली जनसंख्या भूगोल के संदर्भ में वो हम लोगों ने देखा। अब भारत में ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज हिंदू का है, कहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम का है। तो इसको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश है जो वहाँ जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। क्या? सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, 95%। नागालैंड ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे ज्यादा ईसाई पाए जाते हैं। क्या? 88% ईसाई पाए जाते हैं। लक्षद्वीप ऐसा राज्य कह सकते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। कितना? 97%। क्या? 97%। और जम्मू कश्मीर में 60%, 60 से 70% है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज अगर देखेंगे तो 97%। सिक्किम में सबसे ज्यादा बौद्ध पाए जाते हैं। क्या? सिक्किम में सबसे ज्यादा बौद्ध पाए जाते हैं, 27%। ठीक है। अब पारसी धर्म को अगर देखेंगे, पारसी धर्म सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पारसी पाए जाते हैं। ठीक है। हम लोगों ने बात करी थी कि 600 बीसी ईरान में इसका जन्म हुआ था इस धर्म का, और इस धर्म को जन्म देने वाले का नाम था जरदुश्त। इनकी धार्मिक पुस्तक जो है वो अवेस्ता थी। क्या? धार्मिक जो पुस्तक है वो अवेस्ता थी। और ईश्वर को पारसी धर्म में ईश्वर को क्या बोलते हैं? और मत्स्य। क्या? और मत्स्य। ये भी हम लोगों ने बात कर लिया कि सबसे भारत में ही केवल ये धर्म बचा है और कहीं विश्व में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने 10 लाख ही नगर है? क्या? भारत में कितने 10 लाख ही नगर है? 34 है, 40 है, या 46 है, या 7 है? तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना होगा। लगभग 46 से 10 लाख ही नगर है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत की नगरीय जनसंख्या में जो बड़े नगर हैं उनमें कितनी जनसंख्या है? जैसे अगर हमारे देश में 50-60 नगर हैं, तो उसमें जो टॉप है 2, 4, 5, 6, या उनको कह सकते हैं मेट्रोपोलिस या महानगर, तो महानगरों की जनसंख्या कितना है नगर का कितना परसेंट महानगर में रहते हैं? तो लगभग 2/3। क्या? 2/3 जनसंख्या महानगर में रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या अनुकूलतम जनसंख्या का शब्द का प्रयोग किसने किया? सावर ने किया, गॉटमैन ने किया, कैंटिलोन ने किया। ठीक है। तो कैंटिलोन ने किया। क्या? कैंटिलोन ने अनुकूलतम जनसंख्या का
शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब जिमरमैन ने विश्व को कितने संसाधन जिमरमैन ने विश्व को कितने संसाधन प्रदेश में बांटा? तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया है। तो जिमरमैन ने विश्व को कितने संसाधन प्रदेश में बांटा? 5 संसाधन प्रदेश में बांटा। और 5 कौन कौन है ये भी आया है नेट जीआरएफ में एक बार, तो उसको भी देख लेते हैं। संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यूरोपीय तुल्य प्रदेश, मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, ब्राजील तुल्य प्रदेश और आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। 5 हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया तुल्य प्रदेश नहीं है या भारतीय तुल्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो जैसे यूरोपीय अफ्रीकी तुल्य प्रदेश नहीं है, तो इसको आप 3 को कम से कम ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1901 में कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहती थी? 1901 में कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहती थी? पहला है 13%, पहला है 13%, दूसरा है 16%, दूसरा है 16%, तीसरा है 10% और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें कितना परसेंट 1901 में जनसंख्या रहती थी ये आपको बताना है। तो लगभग 10% या 11% आप कह सकते हैं कि जनसंख्या रहती थी, ठीक। 1950 में ये 17% हो गई, 1950 में ये 17% हो गई और 2011 में ये कम से कम 31% कुछ है, 31%। इस समय तो 33-34% हो गई है। 2011 के अनुसार 31% लगभग थी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया? भारत में नगरों को, यानी कि नगर का जब अध्ययन किया जाता है तो कितने वर्ग में नगर को बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन आया है, पूछा जा सकता है। तो भारत में नगरों को 6 भागों में 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 6 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रथम श्रेणी का नगर, द्वितीय श्रेणी का नगर और सबसे छोटा नगर अगर पूछा जाए कि उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 5000 जनसंख्या होगी तभी उसे नगर माना जाएगा। कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को संसाधन प्रदेश में सबसे पहले किसने बांटा? तो हर्बर्ट रिजिल ने बांटा कि बोल ने बांटा कि पी सेन गुप्ता ने बांटा? तो पी सेन गुप्ता ने भारत को सबसे पहले संसाधन प्रदेश में किसने बांटा? पी सेन गुप्ता ने बांटा, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा जिमरमैन ने विश्व को संसाधन प्रदेश में बांटा था। अब भारत के संदर्भ में किसने बांटा? पी सेन गुप्ता ने, ठीक है। अब साक्षरता पर भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। साक्षरता है क्या? साक्षरता का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति क्या कर ले, पढ़ लिख ले, वो साक्षर। जो व्यक्ति पढ़ लिख ले वो साक्षर है, ठीक। और साक्षरता दर, अब साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है? क्वेश्चन के रूप में इसको देखते हैं। कुल साक्षर जनसंख्या डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। दूसरा ऑप्शन है कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय साक्षर संख्या, या दोनों या कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या सही होगा? कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है और कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 100 से करना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1950 में कितना परसेंट जनसंख्या साक्षर थी? 1950 में भारत में कितना परसेंट जनसंख्या साक्षर थी? 10% थी, 10% थी, 18% थी, या 16% थी, या 20% है। वर्तमान में कितनी जनसंख्या? वर्तमान में 74, यानी 2011 के अनुसार अगर देखेंगे आप तो कितना है? 74% जनसंख्या है। और 1950 में देखेंगे तो 1950 में लगभग 16% जनसंख्या थी साक्षर। तो कितनी प्रगति की है आप देख सकते हैं साक्षरता के संदर्भ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है माल्थसवादी विद्वान।
क्या माल्थस। माल्थस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि माल्थस पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या जनसंख्या के संदर्भ में बताया कि जनसंख्या का नियोजन करना चाहिए। क्या जनसंख्या का नियोजन करना चाहिए, यानी जनसंख्या अगर ज्यादा हो जाता है तो वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहले माल्थस ने बताया था। ठीक है, 1798 में 1798 में उन्होंने आई एम एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में विचार दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौ माल्थसवादी विद्वान कौन है, इसमें सावर है या मार्गरेट स्ट्रेंजर है या दोनों है या कोई नहीं। तो मार्गरेट स्ट्रेंजर क्या है, इनको नौ माल्थसवादी विद्वान के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत क्या, माल्थस का सिद्धांत ये है कि जनसंख्या को क्या करना चाहिए, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता है। उनका अगर सार रूप में कहा जाए तो उनका कहने का ये था कि जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, किंतु जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बहुत धीमे बढ़ता है। इसलिए जनसंख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है और खाद्यान्न कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति मरने लगते हैं। ठीक है, ये उनका सार था। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है। क्या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है, हेनरी सिडविक की, क्या हेनरी सिडविक की, या केनन की, या डाल्टन की, या कोई नहीं। तो ये पुस्तक किसकी है, हेनरी सिडविक की ये पुस्तक है। क्या हेनरी सिडविक की। हेनरी सिडविक कौन थे, ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है उसमें आप इनको एक प्रमुख व्यक्ति मान सकते हैं, जो इस सिद्धांत के बारे में एक विचार इन्होंने दिया था। लेकिन अगर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को आप अगर देखें कि अच्छे ढंग से किसने विकास किया, तो एडविन कैनन जो है सबसे अच्छे ढंग से उन्होंने इसको विकास किया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन नामक उन्हें सिद्धांत उन्होंने दिया, किसने, एडविन कैनन। तो दूसरा क्वेश्चन वही है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, तो एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। लेकिन इसमें हम लोगों ने बात किया हेनरी सिडविक, एडवर्ड वेस्ट, डाल्टन, सैंडर्स, इन सभी लोगों ने क्या योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है घनत्व एवं प्रजनन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया। क्या घनत्व एवं प्रजनन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, पहला है सैडलर, दूसरा कैनन, तीसरा डाल्टन, चौथा कोई नहीं। तो सैडलर है, क्या सैडलर ने क्या दिया, घनत्व एवं प्रजनन शक्ति का सिद्धांत दिया है, 1835 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहार सिद्धांत किसने दिया। क्या आहार सिद्धांत सैडलर ने दिया, थॉमस डबल्डे ने दिया, या दोनों ने, या कोई नहीं। तो आहार सिद्धांत थॉमस डबल्डे ने दिया था। क्या थॉमस डबल्डे ने आहार सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के संदर्भ में जैविक सिद्धांत किसने दिया। क्या जनसंख्या के संदर्भ में जैविक सिद्धांत किसने दिया, स्पेंसर ने, डाल्टन ने, या दोनों, या कोई नहीं। तो जनसंख्या के संदर्भ में जैविक सिद्धांत किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था। क्या स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, और इसको प्रजननता फलन विश्लेषण की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रजननता फलन विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, या किससे संबंधित है, तो स्पेंसर से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी ऑफ हंगर किसकी पुस्तक है। क्या जियोग्राफी ऑफ हंगर किसकी पुस्तक है, डाल्टन की है, डी कैस्ट्रो की है, दोनों की है, या किसी की नहीं। तो डी कैस्ट्रो की पुस्तक है। क्या डी कैस्ट्रो की पुस्तक है, 1952 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जैविक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। क्या जैविक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, कैस्ट्रो ने दिया, या कोलेडो गिनी ने दिया, दोनों, या कोई नहीं। तो जैविक अवस्था का सिद्धांत 1884 में किसने दिया था, कोलेडो गिनी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्धिक विकास का सिद्धांत, जनसंख्या के संदर्भ में बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कास्त्रो ने, हेनरी जॉर्ज ने, सावर ने, या कोई। तो हेनरी जॉर्ज ने क्या बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं
सामाजिक केशकाट का सिद्धांत किसने दिया? क्या सामाजिक केशकाट का सिद्धांत किसने दिया? ड्यूमा ने दिया, सावर ने दिया, हेनरी जार्ज ने दिया, या कोई नहीं? तो सामाजिक केशकाट का सिद्धांत किसने दिया था? ड्यूमा ने दिया था। ठीक है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल में भी जनसंख्या के बारे में बात की गई है। तो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ड्यूमा की है, सावर की है, मार्क्स की है। तो मार्क्स की क्या है? ये पुस्तक है। क्या? मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? क्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला नोटेस्टीन है, दूसरा मार्क्स है, तीसरा ड्यूमा है। तो ये क्या है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, नोटेस्टीन है। ठीक है। अब अगला है प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व। क्या? प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व। अब पहले देख लेते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है कि आप देखेंगे कि जब किसी की जनसंख्या या कहीं की जनसंख्या जब बहुत ज्यादा गरीब होती है तो वहां जन्म ज्यादा होता है और मृत्यु दोनों ज्यादा होता है। क्या? जन्म और मृत्यु दोनों ज्यादा होता है। लेकिन जब आप थोड़ा विकसित होने लगते हैं तो क्या होता है? मृत्यु घटने लगता है। यानी कि जैसे आपके पास व्यवस्था आई तो मृत्यु घटने लगा। यानी कि दूसरे फेज, एक फेज में क्या हुआ? एक फेज में हुआ कि जन्म अधिक हो रहा है, मृत्यु भी अधिक हो रही है। दूसरे फेज में क्या होता है? जब थोड़ा विकास हो जाता है देश का या लोगों का, तो जन्म दर तो सेम रहती है लेकिन मृत्यु दर पर कमी आ जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती है। ठीक है। फिर दो फेज हो गए। फिर तीसरा फेज आता है जब जन्म दर भी गिरने लगता है। फिर चौथा फेज आता है। तो यही जो फेज के रूप में व्यवस्था है कि विकास के साथ कैसे जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या जन्म दर में कैसे परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु दर में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब प्रथम विश्व क्या है, द्वितीय विश्व क्या है, इसके बारे में भी हल्का सा देख लेते हैं। प्रथम विश्व बोलते हैं, जैसे पश्चिमी जो यूरोप है उसको बोलते हैं प्रथम विश्व। पश्चिमी यूरोप को ले सकते हैं और किसको ले सकते हैं? और जैसे यूएस। क्या यूएस? तो पश्चिमी यूरोप में कौन कौन? जैसे आप स्पेन को ले सकते हैं, इंग्लैंड को, फ्रांस को, ये प्रथम विश्व के आते हैं। यानी पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या प्रथम विश्व कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो द्वितीय विश्व आप उन्हें बोलेंगे जो कह सकते हैं पूर्वी यूरोप। क्या? पूर्वी यूरोप और रूस ने जिसका नेतृत्व किया। आप देखेंगे विश्व में दो शक्तियां हैं, रूस और अमेरिका। और 1991 तक ये दो महाशक्ति थी। तो रूस ने जिस लोगों का नेतृत्व किया उसे द्वितीय विश्व कहा गया। ठीक है। तो पूर्वी यूरोप इसमें आता है और रूस आता है। ठीक है। अब तृतीय विश्व उसे बोलेंगे जब आप शीत युद्ध हो रहा था तो शीत युद्ध में दो कह सकते हैं धड़े हो गए। एक संयुक्त क्या होते हैं यूएसएसआर के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप और एक यूएस के नेतृत्व में यानी अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप। तो दो बन गए थे ग्रुप। तीसरा विश्व वो है जो ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था, यानी कि उसका नेतृत्व भारत ने किया था। भारत की एक नीति है गुट निरपेक्षता। क्या? नॉन अलाइंड नीति है। तो जितने भी देश नॉन अलाइंड के अंतर्गत आते हैं उसको क्या तृतीय विश्व के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। चौथा देश कहते हैं, चौथा दुनिया क्या है? चौथा दुनिया जैसे क्या बोलते हैं? अफ्रीका को चौथी दुनिया बोलते हैं। तो ये सामान्य सी। अब पांचवी दुनिया भी आ गई है। पांचवी दुनिया कहते हैं क्या बोलते हैं? आप सुने होंगे जैसे समुद्र में कभी पाया जाता है कि माना जाता है, कहानियों में है, समुद्र में ऐसे भी जीव हैं जिनका आधा जो ऊपर का धड़ा है वो मनुष्य के नुमा है और नीचे का धड़ा क्या है? मछली के नुमा है। इसमें पिक्चर भी, मूवी भी बनी है हॉलीवुड। तो उसको पांचवी दुनिया बोला जाता है। और छठी दुनिया भी बोल सकते हैं। छठी दुनिया आज वर्चुअल की दुनिया की आप सब कुछ हो रहा है तो छठी दुनिया उसे बोल सकते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है कि रोस्टोव ने अपने आर्थिक मॉडल को कितने अवस्था में डिवाइड किया? क्या रोस्टोव ने अपने मॉडल को कितने अवस्था में डिवाइड किया? ये भी क्या पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? 4, 7, 5 या 10। तो 5 भागों में क्या डिवाइड किया था? क्या 5 भागों में अपने आर्थिक मॉडल को डिवाइड।
अब आर्थिक मॉडल में इन्होंने क्या बताया, सार रूप में आप लोग समझ लीजिए। इन्होंने आर्थिक मॉडल में बताया कि एक गरीब देश कैसे विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकसित देश बनता है। आर्थिक मॉडल का यही इनका केवल इतना सार रूप है कि एक गरीब देश कैसे विभिन्न अवस्थाओं से होकर एक विकसित देश बनता है। इन्होंने 5 अवस्था बताई। 5 अवस्था में पहली जो अवस्था है परंपरागत समाज की अवस्था, यानी कि जब आप गरीब हैं, परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं। दूसरा उत्थान से पूर्व की दशा, यानी कि आप औद्योगिकरण होने ही वाला है, उससे पूर्व की स्थिति। तीसरा इन्होंने बताया उत्थान की अवस्था, यानी कि औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है। और चौथा इन्होंने बताया परिपक्व अवस्था, यानी कि औद्योगिकरण क्या हो गया, संतृप्त स्तर तक हो गया। ठीक है। और पांचवा बताया कि अत्यधिक उपभोग करेगी, यानी कि पांचवा ऐसा स्तर आएगा जहां पर आप अधिक से अधिक क्या पर्यावरण का शोषण करेंगे, अधिक से अधिक उपभोग करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिवार नियोजन क्या, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई क्या, 1987 में की गई, या 1978 में की गई, या 1949 में की गई क्या, या 1949 में की गई, या 1966 में की गई? तो खोज करके आप लोग बता सकते हैं कि कब ये किया गया। ठीक है, क्या कब किया गया? ये किया गया है 1900 आप कह सकते हैं 49 में क्या, 1949 में क्या, 1949 परिवार नियोजन संघ, तो उसमें 49, हाँ 49 है, तो ये 49 है। ठीक है, परिवार नियोजन संघ की स्थापना की। अब प्रथम जनसंख्या नीति कब आई, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप जनसंख्या नीति पूरे विश्व में आप देखेंगे तो सबसे पहले भारत में ही आई है क्या, सबसे पहले भारत में ही आई है। तो 1951 आप मान सकते हैं, 1951 आप मान सकते हैं।